क्या पंचम दा किशोर कुमार को आगे बढ़ाने के लिए रफी साहब का करियर बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे? और क्यों इंडस्ट्री के गलियारों में ये खबर उड़ी कि पंचम दा रफी साहब का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे? 70 के दशक का वो दौर जब रफी साहब के हाथ से एक के बाद एक बड़ी फिल्में छीनी जा रही थीं और इल्जाम लगा उस दौर के सबसे बड़े रॉक स्टार R.D. बर्मन पर। लोग कहने लगे कि पंचम दा ने रफी साहब को हमेशा के लिए साइडलाइन कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस नफरत की कहानी के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या ये वाकई कोई दुश्मनी थी या फिर मजबूरियों का एक ऐसा खेल जिसने दो दोस्तों को आमने सामने खड़ा कर दिया था? आज की इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्सी के पीछे का वो सनसनीखेज सच आपके सामने लाएंगे जो अब तक छुपाया गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि सच वो नहीं है जो आपको दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं वारिधि मंथन चैनल। आज हम अपने चैनल पर R.D. बर्मन यानी पंचम दा और मोहम्मद रफी साहब का रिश्ता सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर का नहीं था, बल्कि एक बेहद गहरा आपसी इज्जत और मोहब्बत से भरा हुआ था। जब भी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर या गोल्डन पीरियड की बात होती है तो हमारे जहन में दो नाम सबसे पहले आते हैं। एक वो जिन्होंने अपनी आवाज से हर दिल पर हुकूमत की, यानी शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब, और दूसरे वो जिन्होंने भारतीय म्यूजिक का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, यानी रॉक स्टार R.D. बर्मन, जिन्हें दुनिया पंचम दा भी कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों दिग्गजों का आपस में रिश्ता कैसा था? क्या पंचम दास सिर्फ किशोर कुमार को पसंद करते थे या रफी साहब के लिए उनके दिल में कोई खास जगह नहीं थी? आज की इस वीडियो में हम इसी अनसुने और बेहद खूबसूरत रिश्ते के पन्ने पलटेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि पंचम दा ने किशोर कुमार के साथ ज्यादा काम किया, इसीलिए रफी साहब के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि पंचम दा रफी साहब का बेहद अदब करते थे। वो उन्हें रफी भाई कहकर बुलाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ रफी साहब इतने बड़े स्टार होने के बावजूद नौजवान पंचम दा के म्यूजिक सेंस के कायल थे। जब भी पंचम दा कोई नया और मुश्किल कंपोजिशन बनाया करते थे तो रफी साहब बिना किसी नखरे के एक शागिर्द की तरह घंटों रिहर्सल करने के लिए तैयार हो जाते थे। 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल दोनों के रिश्ते का टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है। जब पंचम दा ने हसीना जुल्फों वाली, ओ हसीना जुल्फों वाली, जाने जहां, ढूंढता है काफिर आंखें तेरा निशां, ये गाना कंपोज किया था, और इसके बाद आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा जैसे गाने जब उन्होंने रफी साहब से गवाए थे तो लोगों को इस बात पर शक होने लगा था। लोग सोचते थे कि रफी साहब की क्लासिकल आवाज इन वेस्टर्न बीट्स पर कैसे जमेगी। लेकिन रफी साहब ने जब माइक संभाला तो इतिहास रच दिया। पंचम दा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि रफी भाई के बिना तीसरी मंजिल का म्यूजिक कभी इतना बड़ा हिट नहीं हो सकता था। 70 के दशक में एक वक्त ऐसा आया जब किशोर कुमार का दौर चल रहा था और रफी साहब को कम गाने मिल रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में भी पंचम दा ने रफी साहब का साथ नहीं छोड़ा। फिल्म हम किसी से कम नहीं का वो आइकॉनिक गाना तो आपको याद ही होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको भावुक कर दिया। गाने के अंत में जब रफी साहब ने अपनी पूरी शिद्दत से आलाप लिया तो रिकॉर्डिंग रूम में बैठे पंचम दा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दौड़कर रफी साहब को गले लगा लिया और कहा कि रफी भाई, आपका कोई मुकाबला नहीं है, क्या हुआ तेरा वादा। वाह, क्या गीत था वो। दोस्तों, R.D. बर्मन से पहले उनके पिता यानी महान सचिन देव वर्मन मोहम्मद रफी साहब के साथ एक ऐसा रिश्ता बना चुके थे जिससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बर्मन दा रफी साहब को संगीत का शहंशाह मानते थे। प्यासा का वो दर्दनाक गाना हो या गाइड के वो प्यारे प्यारे नगमे, बर्मन दादा जब भी कोई मुश्किल धुन बनाते तो उनके जहन में सिर्फ एक ही नाम आता था, मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी भी S.D. वर्मन की बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे और उनके एक इशारे पर अपनी मशरूफियत छोड़कर रिहर्सल के लिए खिंचे चले आते थे। दरअसल सच तो ये है कि पंचम दा को रफी साहब की महानता का पाठ उनके पिता S.D. बर्मन ने ही सिखाया था। 50 के दशक में जहां एक तरफ तलत महमूद की मखमली आवाज और मुकेश जी का दर्द भरा अंदाज छाया हुआ था, वहीं सचिन देव बर्मन, जिन्हें इंडस्ट्री प्यार से बर्मन दा कहती थी, एक ऐसी आवाज की तलाश में थे
जो हर तरह के इमोशन को आसानी से गा सके। दा ने मोहम्मद रफी की वर्सेटैलिटी, बहुमुखी प्रतिभा को बहुत जल्दी भांप लिया था। उन्होंने रफी साहब की आवाज की रेंज को समझा और उन्हें ऐसे गाने दिए जो उस दौर के बाकी सिंगर्स के लिए गाना मुश्किल थे। बर्मन दा और रफी साहब के जुड़ाव का सबसे सुनहरा दौर गुरुदत्त की फिल्मों से शुरू हुआ। फिल्म प्यासा, इस फिल्म में रफी साहब ने ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया जैसे गानों को गाकर देश की सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया था। बर्मन दा का कंपोजिशन और रफी साहब की आवाज ने मिलकर तहलका मचा दिया। फिल्म कागज के फूल, देखी जमाने की यारी, इस गाने में रफी साहब ने जो ठहराव और दर्द दिया, उसने बर्मन दा को उनका सबसे बड़ा मुरीद बना दिया। बर्मन दा के दिल में रफी साहब के लिए कितनी इज्जत थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दादा को कोई बेहद मुश्किल या क्लासिकल गाना बनाना होता था, तो वो रफी साहब के अलावा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं थे। फिल्म गाइड, इस फिल्म का गाना तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं और दिन ढल जाए जैसे गाने उन्होंने रफी साहब को सोच कर ही लिखे थे, उनकी रेंज को ध्यान में रखकर लिखे थे। एक किस्सा जो काफी ज्यादा मशहूर है, कहा जाता है कि बर्मन दा बहुत ही कड़क और अनुशासित म्यूजिक डायरेक्टर थे। वो गानों के रिहर्सल में कोई समझौता नहीं चाहते थे। एक बार रफी साहब बहुत मशरूफ थे और उनके पास रिहर्सल का वक्त नहीं था, लेकिन बर्मन दा ने साफ कह दिया कि अगर रिहर्सल नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। रफी साहब बर्मन दा का इतना अदब करते थे कि उन्होंने अपने बाकी सारे रिकॉर्डिंग सेशंस को पोस्टपोन कर दिया। दादा के घर गए, उनके साथ बैठकर चाय पी और घंटों रिहर्सल की। 60 के दशक के आखिर में जब बर्मन दा ने आराधना फिल्म से किशोर कुमार को दोबारा एक महान स्टार के रूप में स्थापित किया, तब भी रफी साहब के लिए दादा का प्यार कम नहीं हुआ। आराधना में भी दादा ने रफी साहब से दो बेहद खूबसूरत गाने गवाए, बागों में बहार है, तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है और गुनगुना रहे हैं भंवर। आपने ये दोनों गाने जरूर सुने होंगे। दादा हमेशा कहा करते थे, किशोर मेरा बेटा है, लेकिन रफी संगीत का वो समंदर है जिसकी गहराई को नापना नामुमकिन है। 50 के दशक के आखिर साल में बर्मन दा और रफी साहब के बीच एक बड़ी गलतफहमी हो गई थी। एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। बर्मन दा अपने काम को लेकर बेहद कड़क, परफेक्शनिस्ट स्वभाव के थे। रफी साहब ने टेक दिया, लेकिन दा को पसंद नहीं आया। उन्होंने कड़क आवाज में रफी साहब से कहा, तुम क्या गा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। रफी साहब इंडस्ट्री के सबसे सीधे और नेक इंसान माने जाते थे, लेकिन अपने काम और इज्जत के साथ वो समझौता नहीं कर सकते थे। उन्हें दा का इस तरह टोकना थोड़ा अजीब लगा। वहीं कुछ लोगों ने बर्मन दा के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि रफी साहब अब उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इस छोटी सी डांट और गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। करीब 5 से 6 साल तक बर्मन दा ने रफी साहब से कोई बड़ा गाना नहीं गवाया और इस दौरान उन्होंने किशोर कुमार को ज्यादा मौके देना शुरू कर दिया। लेकिन लंबे समय बाद जब दादा ने कुछ धुनें बनाई, जिनमें से एक थी दिन ढल जाए, दूसरी थी तेरे मेरे सपने, इन धुनों के बारे में जब उन्होंने अपने असिस्टेंट जयदेव और बाकी लोगों से कहा, तो उन्होंने एक ही बात कही कि इस गाने को सिर्फ रफी साहब ही गा सकते हैं। दादा ने रफी साहब को बुलाया, दोनों गले मिले, पुरानी बातें भुलाई और फिर इतिहास रच दिया। 31 जुलाई 1980 को जब रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो पंचम दा पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी म्यूजिक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है। दोस्तों, पंचम दा और रफी साहब का रिश्ता सिर्फ काम का नहीं, बल्कि रूह का रिश्ता था, जहां ईगो, अहम के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए दीवानगी थी। आपको इन दोनों का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।